जय हिंद दोस्तों। आज हम 27 दिसंबर 2024 विजन एस्टीमेट को सिम्प्लीफाई करेंगे और आज के न्यूज़ के बेस से जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं पीवाईक्यू, ये यहाँ पे हैं। ये आपके प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और ये है वो मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तीनों के तीनों पीवाईक्यू है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करनी है आपको। बाकी हम कल उसको डिस्कस डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए, अभी जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे सबसे पहले उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन के आंसर। तो वही क्या बोला जा रहा है कि भाई सीपीआई को फाउंड किया गया था। सीपीआई मींस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हमने कल डिस्कस किया हुआ है पूरा का पूरा, कि कानपुर कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1925 में। यस, सही बात है। फिर इसको इन्फ्लुएंस मिला था रशियन रिवॉल्यूशन से। यस, सही बात है। फिर इनके प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे एम एन रॉय। नहीं, गलत बात है। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो चेट्टियार थे, श्रृंगार वेल्लू चेट्टियार। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 1 and 2 ओनली। और इवन ना, मैंने आपको शायद कल नहीं बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में ही बनी। ठीक है, कानपुर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एकदम करेक्ट है। अगर आपको वो भी पूछा जाता है ना, अगर आपको आता है कि भाई वो उज्बेकिस्तान में बनी थी 1920 में, तो उसको भी सही कर देना। क्यों? क्योंकि कायदे से ना यहाँ पे फाउंडेशन तो रखा गया था कि हाँ भाई हमें ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना रहे हैं ये वो, बट एक्चुअली फॉर्मलाइज कब हुई? तो कानपुर को सेशन के थ्रू फॉर्मलाइज हुई थी। ठीक है, तो यूजुअली सही आपका ये कानपुर कॉन्फ्रेंस ही पड़ता है और कोई पूछा नहीं जाता है। बट अगर पूछा जाता है कि 1920 उज्बेकिस्तान में बनी थी, तो हाँ बोल देना। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये ग्रांट के ऊपर था। सबसे पहला, फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स माइनस बोरोविंग। मतलब पहले का आंसर क्या होगा? 3। यहाँ पे 3 लिख देते हैं हम भाई। फिर बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, तो हमारा बजट रिसीट हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। फिर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। और बचा हुआ भी 4 है, पर फिर भी प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसको माइनस कर दो, और फिर आपकी टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर को आप काउंट करोगे तो जो बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 4। अगर आपने ये नहीं देखा हुआ ना, तो क्या कीजिए, 20 दिसंबर का वीडियो देख लीजिए। वहां पे हमने होलिस्टिकली बात की हुई, ए टू जेड बजट की भी बात की और इसकी भी बात की है। ठीक है, अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? 24 का क्वेश्चन था कि डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें भाई इसी को एड्रेस करना है। ठीक है, इसी डायमेंशन को, कि हाँ भाई डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है। और दूसरा किसको करना है कि इसने पूछा है कि क्या वर्ल्ड मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, जो भी डेमोग्राफिक विंटर है। तो ये हमारा हो गया दूसरा डायमेंशन। ठीक है, अभी देखो, मैंने आपको कल डेफिनेशन तो बता दी थी डेमोग्राफिक विंटर की, कि भाई आपकी फर्टिलिटी रेट गिर रही है, आपकी पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो गिर रही है, और जो एजेड पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर। तो अभी आप मुझे खुद बताइए, आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड की हमारी डेमोग्राफिक विंटर चल रही है, बर्थ रेट कम हो रही है? नहीं हो रही है, राइट। ट्रेंड हो सकता है कि हाँ भाई ट्रेंड तो है कम होने वाला, पर पूरे वर्ल्ड का नहीं है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, राइट। बट ये देखो वेरी करता है। अभी हम पहले आंसर देख लेते हैं मेरा, फिर डिस्कस करते हैं कि आप कैसे आंसर दे सकते थे और अलग अलग तरीके से। इलाबरेट था 10 मार्क्स का। ओके, सबसे पहले बेसिक मैंने लिख दिया है कि भाई डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है। तो लो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट विथ एजिंग पॉपुलेशन एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स। ओके, ठीक है। अभी देखो, ये बेसिक इंट्रो था। अगर आपको पता ही नहीं है एग्जाम के अंदर डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू आंसर क्वेश्चन। बट हाँ, आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेमोग्राफी पता होता है कि हाँ भाई पब्लिक की बात हो रही है, विंटर विंटर मतलब कुछ कम या ज्यादा की बात तो चल रही है, तो गेस कर सकते हैं। दूसरा इंट्रो क्या हो सकता था कि समझ लो आपको पता है, तो इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? कल हमने देखा था ना कि भाई साउथ कोरिया को डिक्लेयर कर दिया था कि सुपर एजेड नेशन हो गया है ये साउथ कोरिया आफ्टर अपना जापान। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बाकी कायदे से आपको ये पता होना चाहिए तो ही चलेगा। चलिए, अभी देखो, उन्होंने एक डायमेंशन पूरा का पूरा पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्ट अपने आंसर पे नहीं आ सकते हैं कायदे से, क्योंकि आधा आपका पूछा ही क्या गया है कि डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो हमें थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करना जरूरी है, और फिर ही हमें बताना है कि क्या वर्ल्ड उस तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया हुआ है कि रीजंस क्या है डेमोग्राफिक विंटर्स के। और देखो, थोड़ा सा ना स्टाइल में गया है, ये 1 2 3 4 तो लिख दिया, और बात बीच में सिर्फ मैंने ऐसे प्लस डाल दिया, उससे थोड़ा सा अलग दिखता है। अभी हर बार तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना।
हर बार ऐसा करोगे क्वेश्चन में अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ-कुछ इनोवेशन आप अपने एंड से लाइए कि हाँ, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अभी देखो क्या-क्या रीज़न्स है, नॉर्मल रीज़न्स कि फैमिली प्लानिंग चल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड सैटिस्फाइड हैं कि भई एक बच्चा ही ठीक है। फिर ये एक पॉइंट हो गया, दूसरे में भई बर्थ रेट कम है, साथ ही साथ जो मोर्टालिटी रेट है, वो उससे भी कम है। मोर्टालिटी रेट मतलब क्या? डेथ रेट। पर हम कभी भी डेथ रेट नहीं लिखते हैं अच्छी भाषा में, लिखते हैं मोर्टालिटी रेट। और हर एक जगह पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि जापान का एग्ज़ाम्पल हमें पता है ना, जापान सुपर एज्ड है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ तो होगी ही। फिर यूएसए, कि यूएसए ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमें पता है वहाँ पे फैमिली प्लानिंग अच्छी चलती है, तो उधर लिख दिया। फिर रिजिड और स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कायदे से तो पॉपुलेशन का कई बार पॉल्यूशन ही हो जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स तो वही चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर वुमन की एंगेजमेंट बढ़ जाना एजुकेशन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर, क्योंकि देखो वुमन एम्पावर हो जाती है और खुद काम कर रही होती है, उन्हें लगता है कि हाँ भाई अभी मुझे चाइल्ड के बारे में नहीं सोचना है या फिर इसमें नहीं जाना है। मैं खुद काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, तो वो भी एक रीज़न रहता है। अभी आप चाहो वो रीज़न लिख दो, ठीक है? और चलेगा। इवन मैंने यहाँ पे रीज़न्स लिखे थे। आपको अगर ऐसा लिखना हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेमोग्राफिक विंटर के, आप लिख सकते हो। क्योंकि आपको तो कौन से भी पूछा ना, आप कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। यहाँ पे आप लिख देते कि भई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। फिर आपने ये चार्ट में ही लिख दिया कि भई लो बर्थ रेट, लो वर्कफोर्स, लो मोर्टालिटी रेट, बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, तो भी चल जाता, ठीक है? ये तो मैंने ज़बरदस्ती लिखा मतलब लिखा ही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए, उसके रीज़न्स लिख दिए या फिर कोई चीज़ आपको पता है तो वो भी लिख दी। फिर मैंने यहाँ पे बताया ट्रेंड क्या है पूरे वर्ल्ड का, कि हमें पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में तो कम नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में तो बढ़ भी नहीं रहा है, तो दोनों बताते हैं। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि हाँ भाई, मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोग्राफिक विंटर। तो देखो मैंने इंस्टीट्यूशंस के आंसर देखे थे ना, उन्होंने तो एक ही फेसेट्स में लिखा हुआ है कि भाई जो अपने डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कम हो रहा है और जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट द केस। क्यों? क्योंकि देखो चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है। चाइना में तो भई ये कम पड़ा हुआ है। तो आप ऐसे नहीं स्टांस ले सकते हैं अपना या फिर ऐसे बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डेवलपिंग या डेवलप के बारे में पूछा ही नहीं है। आपको पूछा है पूरे वर्ल्ड के बारे में, तो आप वर्ल्ड के बारे में ही बताएँगे। तो ये पर्सपेक्टिव 1 वर्ल्ड के बारे में ही कि वर्ल्ड मूव कर रहा है इस तरफ। उसके मैं कुछ-कुछ इधर एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ कि हाँ, भई मूव कर रहा है, क्यों लग रहा है? तो भई फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है जापान, यूएसए और चाइना जैसे स्टेट्स में। फिर नीचे इंक्रीज़ हो रहा है एजेड पॉपुलेशन, जैसे कि रिसेंटली साउथ कोरिया को सुपर एजेड नेशन बता दिया यूएन ने और ये हमने कल ही पढ़ा हुआ है, ठीक है? फिर श्रिंकिंग हो रही है वर्कफ़ोर्स ग्रीस और ऑस्ट्रेलियाज़ में। क्या मैं देखने गया हूँ कि वहाँ पे श्रिंक हो रही है एक्चुअली में? नहीं, बट मुझे पता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है और यहाँ पे ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया से ही लोग उधर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कफ़ोर्स कम है। मैं उधर देखने की नहीं, मैंने लिख दिया है और ये सही ही पड़ेगा। और आपको भी ऐसे स्मार्ट वर्क ही करना है, बाकी आप एक्चुअली डेटा यूज़ करने जाओगे, तो यकीन मानिए आप नहीं कर पाओगे। आपको कोई ही चीज़ पता होगी, बाकी नहीं पता होगी। आपको स्मार्टली पक प्ले करना है कि हाँ भई, ये तो सही ही है। फिर पर्सपेक्टिव 2 लिख दिया, 3 पॉइंट लिख के 2 कि भई नॉट मूविंग टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक विंटर, व्हाई? कि स्टेबल फर्टिलिटी रेट्स भी है कई जगह पे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। जैसे कि हमारा फर्टिलिटी रेट है ना, वो 2.0 पे है और आइडियल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो 2.1, कि 2.1 ऐसा होता है कि भई 2 लोग मर गए, तो 2 लोग बर्थ हो गई, तो उसी को आइडियल बोलते हैं। 2.0 जो है ना, वो आइडियल से हल्का-सा कम है और इंडिया का कितना चल रहा है? तो 2.0 चल रहा है, तो ये स्टेबल है, तो बहुत दिक्कत नहीं है। फिर हमारी गाइगेटिक वर्कफ़ोर्स है, कि आप खुद सोचिए इंडिया से ही कितने सारे लोग बाहर जाते हैं और क्या सिर्फ़ इंडिया से? नहीं, अफ्रीका और एशिया से भी जाते हैं। आप इवन मूवीज़ में भी देखते होंगे बहुत सारी ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक ये हो गया। फिर यंग पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया और नाइजीरिया की, यहाँ पे मैंने इंडिया का लिखा है कि इंडिया की मोर देन 60% जितनी पॉपुलेशन है वो यंग है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई हो रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? मिक्सचर है, ठीक है? तो मैं कंक्लूजन में भी यही बोलूँगा। देखो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में ना जल्दबाज़ी में थोड़ी-सी गलती की है, बट आपको नहीं करनी है। मैंने क्या किया है कि हाँ भाई, ओवरऑल वर्ल्ड विटनेस कर रहा है शायद डेमोग्राफिक विंटर, बट इट वेरीज़ अमंग नेशंस एंड रीजन। गलती नहीं है बट इतना अच्छा नहीं है। कायदे से मुझे क्या लिखना चाहिए कि जो डेमोग्राफिक विंटर की बात हम कर रहे हैं,
वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल इशू है जो कि वेरी करता है टू कंट्री। ओके, तो ये एक अप्रोच रहती। ये जो मेरी अप्रोच है वो मिक्स अप्रोच है कि मैंने कोई एक स्टांस नहीं लिया कि बढ़ रहा है वो भी मैंने नहीं बताया और कम हो रहा है ये भी मैंने नहीं बताया। आप लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा ही बताना है कि हाँ भाई डेमोग्राफिक विंटर की ओर जाता है, तो आप सिर्फ उसी के एग्जांपल्स दीजिए कि हाँ जाता है और फिर कंक्लूड कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है वो तो पूछा ही नहीं गया है ना। आपको पूछा है आप अपना बताइए और फिर इलैबोरेट कर दीजिए कि आप ऐसा क्यों बता रहे हो। तो दोनों बाजू आप रख सकते हो, कोई एक बाजू भी आप रख सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्टिव आंसर है, तो आपका अलग-अलग हो सकता है। आप अगर चाहते हो कि मुझे सिर्फ बढ़ाना है, मुझे डेमोग्राफिक विंटर है उसको प्रूव करके रखना है, तो कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब सिर्फ अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल ले ली कि हाँ भाई कि यूएसए में कम हो गया, इंडिया में भी 2.1 से कम होके 2.0 पे आ चुका है। ये साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ एज्ड हो चुकी है। बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर उसी को आप कंक्लूड कर दीजिए कि हाँ भाई ये है। और देखो, ये जो मेरा आंसर है ना, हल्की सी इसमें ना वर्ड लिमिट क्रॉस है, क्योंकि ये 10 मार्क्स में पूछा गया है 150 वर्ड्स। तो आपका 150 वर्ड्स ना, ये देखो गलत नहीं होगा, मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं, बट आपका टाइम जाएगा। कायदे से ना इधर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो मेरा टाइम है ना वो बचेगा। आप सोचिए एक आंसर में मैं अगर इतना ज़्यादा लिखता हूँ, तो ऐसे मुझे 20 आंसर लिखने हैं। एक-एक पैरा भी मेरा 2 आंसर आखिरी में खा जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हो सके उतना आप कम लिखें। अगर कोई आंसर आता है तो ठीक है और टाइम में लिख देते हो तो भी ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, वो अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 6 मिनट में लिखा हुआ है। तो मुझे चलता है भाई। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो ध्यान रखना है, ठीक है? और हाँ साढ़े 6 नहीं, सॉरी माफ़ करना, साढ़े 7 में लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, अभी हम अपना आज का न्यूज़ कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट ही कर लेते हैं, एक काम करिए ब्रह्मपुत्र कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र वाला किधर गया न्यूज़, ये रहा। कि भाई चाइना ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। अभी देखो ब्रह्मपुत्र रिवर तो आपको पता है, ठीक है? अब पुत्र बोलो या पुत्रा बोलो, अप टू यू। इन शॉर्ट चाइना ना इस पे डैम बना रहा है और डैम के कौन सा बना रहा है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये डैम होगा। अभी के लिए सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वो भी चाइना का ही है, थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है। ये इतना बड़ा है ना कि ऐसा बोला जाता है कि इसकी वजह से इन्होंने अर्थ के ऊपर इतना प्रेशर रख दिया कि अर्थ की स्पीड कम हो गई है। इट इज नॉट एट ऑल फैक्ट, ठीक है, गलत बात है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने मतलब अर्थ में तो उतना ही मटेरियल पड़ा हुआ है ना, आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से उठा के कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वेट तो उतना ही उतना रहने वाला है। तो उससे स्पीड वीड कम नहीं होती है। हालाँकि अलग-अलग साइंटिस्ट अलग-अलग प्रूफ बताते हैं, बट ये लॉजिकल थिंग है, इसलिए स्पीड कम नहीं होती है। इन शॉर्ट थ्री गॉर्जेस डैम है, वो अभी के लिए सबसे बड़ा है और ये उसका 3 टाइम्स होगा, उससे 3 गुना बड़ा होगा। और देखो दिक्कत क्या है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर और यहाँ पे कुछ एरिया में बनाएँगे। तो देखो यहाँ पे ही अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि भई हमारे साथ उनकी दिक्कतें चल रही है, तब डैम के दरवाजे खोल दिए। आप सोचिए इतना बड़ा डैम है, कितना पानी आ जाएगा अरुणाचल के अंदर, फ्लड्स आ जाएँगे। तो इसलिए हमें दिक्कत तो है, ठीक है? सबसे पहले लोकेशन ही देख लो तो यारलंग त्सांगपो रिवर के ऊपर है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही है। तिब्बत में उसको नाम से बुलाया जाता है। फिर ये यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, वो सब हम देख लेंगे, नीचे हमने बताया हुआ है। और भाई क्यों बनाया, तो भई ये बोल रहे हैं कि हम भाई कार्बन न्यूट्रलिटी को चाहते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलना चाहिए और जो तिब्बत है वहाँ पे भी हमें जॉब क्रिएट करनी है इसलिए। ओके, इश्यूज़ क्या-क्या हैं इसके? सबसे पहले तो भाई इंजीनियरिंग चैलेंज है। इतना बड़ा डैम बनाना, वो भी ऐसी जगह के ऊपर, ये ना तिब्बत के में यहाँ पे बना रहे हैं और तिब्बत एक प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन क्या होता है? ये नॉर्मल लैंड समझ लीजिए और कोई एरिया लैंड से ऐसे उठा हुआ है, टेबल की जैसे, पूरा का पूरा उठा हुआ एरिया, तो उसको प्लेट्यू बोलते हैं। कोई-कोई लोग उसे प्लेटो भी बोलते हैं, तिब्बतन प्लेटो, बट आई वुड लाइक टू से प्लेट्यू। तो ऐसा जो टेरेन है, हार्ड टेरेन, वहाँ पे ऐसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से इस एरिया में अर्थक्वेक्स भी बड़े आते हैं, हमें तो पता भी है। हमारा ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये अर्थक्वेक ज़ोन 5 में आता है, तो उनका भी डेफिनिटली 5 में आता है, तो वो भी दिक्कत है। फिर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। यहाँ की इकोलॉजी इतनी अच्छी है, बायोडायवर्सिटी इतनी हाई है कि यहाँ पे आप ये सब बनाते रहोगे, आप इसको तबाह कर दोगे। आप जो बोल रहे हो कार्बन न्यूट्रलिटी, एक तरफ से आप इसको हटा के ही इतना कार्बन रिलीज़ करने वाले हो तो कि पूछो मत। तो वही वो भी दिक्कत है। फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है हमारे लिए कि इसके चाइना में एबिलिटी आ जाएगी कि वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं।
फिर वो इंडिया के ऊपर भी भाई यूज कर सकते हैं, बांग्लादेश के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ना इंडिया चाइना ने 2006 में एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया था कि हम भी बात कर लेते हैं कि कैसे आप ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर को इस्टेब्लिश कर सकते हो और वो सब देख सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी के लिए कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। ओके, अब ये जरूरी क्यों है हमारे लिए याद रखना? देखो, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, बट फिर भी हम ऐसे सब पॉइंट को यूज कर सकते हैं दूसरे आंसर्स में। ऑलरेडी यूपीएससी ने डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो क्या था कि भाई डैम फेलियर क्यों होते हैं, अगर हो जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सेम हम ये कनेक्ट कर सकते हैं ना कि भाई डैम की वजह से इंजीनियरिंग रिस्क है, फिर एनवायरमेंटल रिस्क है, और कई बार जियोपॉलिटिकल रिस्क भी देखने को मिलता है हमें। हालांकि यहाँ पे वो नहीं चलेगा जियोपॉलिटिकल वाला, बट आपको खुद लॉजिकली कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर एक बार आया तो हो सकता है दूसरी बार क्वेश्चन आए वो कुछ अलग तरीके से आए, इसलिए हमें करना जरूरी है। और अभी मेन हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको हम देख लेते हैं। चलिए, ओके, सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देखो, अंगसी ग्लेशियर से होता है या फिर आंगसी ग्लेशियर, आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस, आंगसी ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर, वहां से ओरिजिन होता है। या फिर चेम युंग डुंग ग्लेशियर से भी ओरिजिन होता है। ये दोनों बहुत जगह लिखे गए हैं, मतलब एक ही ग्लेशियर है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों आ सकता है, दोनों आपको याद रखना है, चेम युंग डुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर। और इवन ये भी ना आए तो भाई एक और चीज आ सकती है कि भाई मानसरोवर के रीजन से ओरिजिन होता है, ये भी ये ठीक है। मानसरोवर के, मानसरोवर लेक के रीजन से, मानसरोवर लेक से नहीं बट उसके एरिया से। और ये सभी का सब कहाँ पे पड़ रहा है? तो ये हमारा भाई तिब्बत का पार्ट है, ठीक है, ये तिब्बत है। ओके, अभी देखो इसके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि तिब्बत में इसको यारलंग जांगपो के नाम से बुलाया जाता है। चाइना के अंदर इसको सिर्फ जांगपो नाम के अंदर बुलाया जाता है। फिर कोई लोग इसे रेड रिवर भी बोलते हैं। रेड रिवर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना वो रेड मटेरियल होता है, कोई मैं नाम भूल गया हूँ, वो ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए उसको रेड रिवर भी बोलते हैं। ओके, फिर ये तिब्बत वाला एरिया यहाँ से घूमती घूमती चाइना से होती हुई ये पहुंचती है नामचा बरवा पर्वत के एरिया में। फिर ये पर्वत से ये टर्न मारती है, मतलब ये पर्वत था और यहाँ से ऐसे टर्न मारा। इस पर्वत का नाम क्या है? तो नामचा बरवा। और ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा से हमारे एरिया में ये आ जाती है, और फिर बहती बहती हुई ये इधर यहाँ पे बांग्लादेश आता है, इंडिया से बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो जमुना हो जाता है। ओके, अभी इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ओके तो देखो, लेफ्ट से राइट आएंगे तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो देखो ये रिवर ऐसी बह रही है ना, तो कायदे से आप देखो तो इसका राइट हैंड कौन सा है? तो ये वाला राइट हैंड है, तो इसीलिए इसको राइट बैंक बोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग एंड सुबानश्री। याद कैसे रखेंगे? देखो मैंने जो ये डिजाइन बनी हुई ना उसी तरीके से याद रखिए कि 3 ऊपर है और 2 नीचे है, टोटल आपको 5 है, ठीक है। TSMKS, तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, शुभांश्री। या फिर ऐसे भी रख सकते हैं TSKS और बीच में M फॉर मिडल, M फॉर M मानस, ठीक है। TSKSM, तीस्ता, संकोश, कामेंग, शुभांश्री, मानस। ओके, अभी नीचे वाली देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो देखो ये तो याद रखना एकदम इजी है, मैं जैसे करता हूं वैसे ही याद रखना है। सबसे पहला है दिबांग, DB, दिबांग। फिर एक छोड़ के अल्टरनेटिव आइए, फिर है दिहांग, DH। फिर एक और अल्टरनेट छोड़ के आए, फिर है कालांग, ठीक है। तो भाई दिबांग, दिहांग एंड कालांग। ओके, ये कालांग को ना कोपिली भी बोलते हैं या फिर कपिली भी बोलते हैं, अलग अलग बात है, बट मैं कालांग से ही याद रखता हूँ। दिबांग, दिहांग एंड कालांग। और बीच बीच में कौन सी आई? तो भाई पहले बीच में लोहित और दूसरे में धनश्री। ओके, अभी देखो मिक्स मत करना, ऊपर आता है सुभांश्री, नीचे आता है धनश्री, ठीक है। ऊपर कोई भी रिवर ऐसी नहीं है जिसका नाम डी से शुरू हो रहा हो, ध्यान देना आप, ठीक है। और इसको देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे मैंने रखा हुआ है, और ऐसे याद नहीं रहता है तो आप DDLJ, पता है आपको DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके थ्रू भी रख सकते हैं। किस तरीके से? तो वो DDLJ है ना, यहाँ पे हम DDL के रखेंगे, DDL के, बस डी को ना 3 रख देना, 3 D बना देना, DDDL के, ठीक है। दिहांग, दिबांग,
धनश्री, लोहित, कालांग। ठीक है, बट इससे बेटर मुझे मेरा ही लगता है, जो मैं तरीका आपको बताया वही। डन है, ये सारी की सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई है। और एक्स्ट्रा में बता देते हैं, तो जो शुभांश्री रिवर है, उसी के एरिया के बेस में हमें पड़ता है मजूली आइलैंड। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर के अंदर रहा हुआ आइलैंड, मजूली आइलैंड। ये ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पॉसिबल है कि इन फ्यूचर भी कुछ उल्टा-सुल्टा करके ये लोग पूछ लें। मैं इवन थोड़े टाइम पहले ये पीसीएस की एग्ज़ाम दिया था, उसी में ये मजूली आइलैंड से कोई क्वेश्चन था। ओके? और हाँ, एंड में ये जो बांग्लादेश से खत्म होके ये कहाँ पे मिल जाता है, तो जो अपना गंगा सागर है, वहाँ से मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो ऐसे कोई हम कर रहे हैं ना, हमने बहुत सारे किए हैं, आप हर एक का ना स्क्रीनशॉट रखा कीजिए वरना आप भूल जाएँगे। आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू डू दैट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अभी लाइन वाइज़ देखेंगे। फिर यूएनजी ने अडॉप्ट किया है कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। देखो साइबर क्राइम के ऊपर हमने ए टू जेड जितने भी फैसेट्स होते हैं सब डिस्कस किए हुए हैं 29 अक्टूबर के वीडियो में। तो जाइए और देख लीजिए, आपको सीखने को ही मिलेगा और ज़रूरी भी है सीख करना। क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा शायद ही कोई साल होगा जहाँ से यूपीएससी ने साइबर क्राइम्स के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये जो क्वेश्चन है वो 22 का मैंने रखा गया है। बट ठीक है, बट ऑलमोस्ट हर साल आता है। ओके? तो भाई क्या था? साइबर क्राइम के लिए कोई इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अभी तक नहीं है। ठीक है? बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑलरेडी साइन है बट लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे 193 कंट्रीज ने भाई लीगली इसको साइन किया हुआ है और हमने बोला है कि हम ये पहली ट्रीटी बनेगी कि जो साइबर क्राइम को ट्रीट कर रही होगी। ये कब इनटू फोर्स आएगी? तो आफ्टर 19 डेज जब 40 जितनी कंट्रीज इसको सिग्नेटरी हैं, वो रेटिफाई कर लें। रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि मैंने समझ लीजिए ये साइन तो कर दी ट्रीटी, ठीक है? अभी इस ट्रीटी को कोई वायलेट करता है, तो क्या होगा? तो इसके रिलेटेड कोई मुझे कानून बनाना पड़ेगा ना, लॉ बनाना पड़ेगा। तो भई मेरी कंट्री ने साइन भी किया है और उसके वायोलेशन के खिलाफ लॉ भी पास किया है, तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। ओके, क्लियर है? सिर्फ सिग्नेटरी होना काफ़ी नहीं है, रेटिफाई करते हो तो ही बताते हैं कि हाँ भई ये इस ट्रीटी को बहुत अच्छे से मानते हैं, ठीक है? तो जब 40 जैसी कंट्री इनको रेटिफाई कर लेगी, उसके 90 डेज़ बाद ये फ़ोर्स में आ जाएगा। ओके, की प्रोविज़न्स क्या-क्या है इसके? तो भई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई इलीगल ब्रीच ना हो अपने इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का, कोई भी अथॉरिटी के बिना। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखना है कि भई एक-दूसरे के साथ आप मिलकर काम कीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो भई इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग, प्रोसिक्यूशन, साइबर क्राइम का सब कुछ आप करेंगे। While upholding sovereignty, equality, territorial integrity and non-intervention of domestic affairs। और इसके थ्रू आप भाई मल्टीलेटरल बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी बात है कि आपको ध्यान देना है कि कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ना ही उसका कोई मटेरियल है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। देखो ये ऑलमोस्ट हर एक जगह पे बात की जाती है कि चाइल्ड सेक्सुअल कोई भी मटेरियल हो वो कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। बट यकीन मानिए ये होता है। आप इतना बड़ा गवर्नमेंट का चलो हम मेजर्स रखते हैं, ये सब सेफगार्ड रखते हैं। आप एक गूगल सर्च मारिए आपको 50 चीज़ें ऐसी मिल जाएँगी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो इसके खिलाफ आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप देखते हो ना, तो भई रिपोर्ट कर दो। क्या ही जाता है आपका 1 सेकंड बिगड़ेगा, 10 सेकंड बिगड़ेंगे, रिपोर्ट कर दो। बट उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि गूगल या फिर जो भी उसका वेबसाइट है जहाँ पे, वहाँ पे ये नोटिफ़ाई होता है, तो फ़ायदा होगा। अगर आपको दिखता है ना तो रिपोर्ट कीजिए। इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी दिखता है तो रिपोर्ट कीजिए ऐसी चीज़ों को। फिर एट लास्ट ह्यूमन राइट्स की भी बात की गई है कि भई इस ऑब्लिगेशन के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स होंगे, उनके कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारे, ठीक है? मतलब ये जो ट्रीटी है ना वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन ना करती हो, उसके अगेंस्ट ना हो। तो सब नॉर्मल बात है, कुछ खास इसमें था नहीं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस ट्रीटी के थ्रू? तो वही ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी हम बना पाएँगे, एम्पावर कर पाएँगे हम डेवलपिंग नेशंस को कि हाँ भई आप भी ऐसा कीजिए और हम फोस्टर कर पाएँगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने ये अडॉप्ट किया है लैंडलॉक्ड कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम, ठीक है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। सबसे पहले ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या होती है? मैंने पता नहीं कितनी बार बताया होगा, आपको पता होना चाहिए बट फिर भी मैं बताता हूँ कि देखिए कोई भी कंट्री
जिसकी ये कंट्री है, ठीक है, इसकी एक्सेस नहीं है डायरेक्ट सी के साथ, मतलब वो आजू बाजू कंट्री से घिरी हुई है। हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए एक कंट्री है, ठीक है, और इसके आजू बाजू सारी दूसरी कंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, इसके पास कोई भी बॉर्डर नहीं है सी के पास जाने की, समंदर पे जाने की, तो इसको हम लैंडलॉक बोलेंगे। डन है, समझ गए? तो कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है भाई? इंडिया। इंडिया के पास डायरेक्ट ओशन की एक्सेस है ना, तो लैंडलॉक नहीं है। फिर भाई भूटान, भूटान के पास भाई डायरेक्ट एक्सेस है सी की, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। ओके, अभी इसी की तरह के होते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक, सिर्फ इसको इनटू कर दीजिए, मतलब कि एक कंट्री है, उसके आजू बाजू जितनी भी कंट्री है वही सारी लैंडलॉक पड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक, ठीक है, मतलब एक लेयर सी की आई, एक लेयर अपनी सी की है, उसके ऊपर लैंडलॉक कंट्रीज आ गई, और इसके भी अंदर कोई एक कंट्री है, तो डबल लैंडलॉक है, ठीक है, मतलब कंट्री सराउंडेड बाय अदर लैंडलॉक कंट्रीज, दैट इज डबल लैंडलॉक कंट्री। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है हमारे पास? तो भाई एक उज्बेकिस्तान है, और दूसरी हमारी लेस्टेनस्टीन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री है, मैंने बता दिया, सराउंडेड बाय अदर लैंडलॉक कंट्रीज। अभी देखो ऐसा होना क्या अच्छी बात है? डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। आप ट्रेड कैसे करोगे? अब सोचिए, ये जो लैंडलॉक कंट्रीज होती है ना, जितना भी ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है उसमें उनका शेयर कितना है? तो 1.1% जितना, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। ऊपर से क्या है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट भी कौन करना चाहेगा जिनके पास ट्रेड की फैसिलिटीज कम है, तो भाई इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे टर्म कम आता है, और फिर इसकी वजह से ट्रेड भी जो होता है वो भी कम होता है। ओके, अभी जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है प्लान कि भाई इसके लिए कुछ काम करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो ये जो प्लान है, तो वो वियना जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उनके बेस के ऊपर, साथ ही साथ अलमाटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उनके बेस पर से हमने बनाया हुआ है। अगर इन फ्यूचर आपको ये क्वेश्चन आता है कि अलमाटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखना लैंडलॉक कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। इस ये जो हमने प्रोग्राम लिया, इसके अंदर हमने रही 5 प्रायोरिटीज है, जैसे कि हम लेबर प्रोडक्टिविटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे बाय 50% बाय 2034। फिर हम सपोर्ट करेंगे टू डेवलप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर हम भाई एलिमिनेट या रिड्यूस करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स को। अब देखो ये जो वर्ड आया नॉन टैरिफ बैरियर, इसका मतलब क्या होता है भाई? तो देखो वर्ड को तोड़ो, बैरियर तो आपको समझ में आता है, बैरियर मतलब रुकावट है, और ये कौन सी रुकावट है? तो भाई नॉन टैरिफ, मतलब जिसमें टैरिफ नहीं है। तो टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले नॉन टैरिफ बैरियर को जानने से पहले हमें टैरिफ बैरियर जानना पड़ेगा। तो भाई टैरिफ बैरियर मतलब कि कोई कंट्री को हमारे एरिया में ट्रेड नहीं हमें करने देना है। यार मेरी पेन नहीं चल रही है ठीक से, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए, सिर्फ हमारे एरिया में ट्रेड नहीं कर देना है। समझ लीजिए कि मुझे चाइना को ट्रेड नहीं करने देना है इंडिया के अंदर, या फिर कम करने देना है, तो मैं क्या करूंगा, चाइना के ऊपर कोई प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ मतलब टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, टैक्स ज्यादा में लगा दिया, तो इट्स कॉल्ड टैरिफ बैरियर। अभी नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? तो मैं टैक्स नहीं लगा रहा हूँ, बट उसके अल्टरनेटिव कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि चाइना मेरे यहाँ पे ट्रेड न कर पाए, या फिर अपना माल मेरे यहाँ पे न बेच पाए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एरिया मतलब जो इंडिया है, इंडिया के प्रोड्यूसर्स है, मैं उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर दूं कि ये लो भाई ऐश करो, कि समझ लीजिए उनको 100 रुपए में कोई चीज पड़ रही थी, अभी मैं 20 रुपए सब्सिडी देता हूँ, तो वो चीज 80 रुपए में पड़ेगी, 80 में पड़ेगी, तो वो बेच भी सकते हैं 90s में, 90 में बेच सकते हैं। और समझ लीजिए कोई चाइना से आ रही थी, वो 91 में पड़ रही थी, अभी लोग कौन सी चीज खरीदेंगे? इंडिया की खरीदेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, मैंने टैक्स तो नहीं लगाया चाइना की चीज जो आ रही थी उसके ऊपर, बट फिर भी मैंने उन जो चीजों का जो बेचना था उसको पे रोक लगा दी, या फिर कोई मैं सैनिटेशन मेजर लगा दूं कि यार जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है ना उसकी लेबलिंग ठीक नहीं है, या फिर उसका प्लास्टिक अच्छा नहीं यूज किया है, तो ये सब होता है नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। पूरा का पूरा मैं बंद भी कर सकता हूँ, हाँ, कि समझ लीजिए कि चाइना से मैं ले रहा था शुगर, अभी गवर्नमेंट को बोल देती है कि भाई शुगर और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शुगर पे हम बैन लगाते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। हमने कोई टैक्सेस इन शॉर्ट जहां पे नहीं लगाया है, फिर भी ट्रेड को रोक दिया, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर होता है, ठीक है। दोनों का मतलब समझ गए आप, ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए। ओके, कम टू द पॉइंट। टारगेट्स हम देख रहे थे, लेबर प्रोडक्टिविटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सपोर्ट करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाना,
और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना सारी की सारी कंट्रीज में, और एट लास्ट हमें इम्प्लीमेंट करवाना सेंडाई फ्रेमवर्क को। सेंडाई फ्रेमवर्क्स इट डील विथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, 2015 में हमने साइन किया है, जो जितने भी डिजास्टर आता है ना उसको रिड्यूस करने की ये बात करता है। ओके, तो देख लीजिए 5 प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि भाई इंश्योर करना है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना है, इंप्रूव करना है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इनहेंस करना है, रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन को, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू इनोवेशन एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस। ओके, इन शॉर्ट ये बोल क्या रहा है, ये जो भी जो भी रूल आया है, ये रूल क्या बोल रहा है कि आपने मूवीज में देखा होगा ना कि या फिर कहीं पे भी कोई सीरियल्स में कि कोई क्रिमिनल है और उनके फोन को टैप कर लिया जाता है, कि उनके फोन से जो भी बातचीत हो रही है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये बीच में पुलिस बैठी होती है और वो सुनती होती है। इसी चीज को बोलते हैं हम इंटरसेप्शन, कि बीच में ही किसी भी चीज में रुकावट डाल देना या फिर बीच में ही किसी भी चीज को सुन लेना, देख लेना। ठीक है, तो बस इसी के रिलेटेड बिल आया हुआ है, बिल नहीं सॉरी माफ करना, रूल आए हुए हैं। अब ये जो रूल आए हैं वो कौन से एक्ट के अंदर आए हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के थ्रू आए हैं। और इसमें क्या बोला है, सेम मैंने बोला ना कि किसी भी चीज के मैसेजेस को और कॉल्स को अगर पुलिस या फिर कोई अथॉरिटी है वो सुनना या देखना चाहती है तो वो देख सकती है। मस्ट बी, उनको कुछ कुछ सेफगार्ड को फॉलो करना होगा। कब देख पाएंगी कि भाई उन्हें लगता है कि भाई ये कोई क्रिमिनल है और कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो भाई सर्वेलेंस पे रख लीजिए। फिर या फिर कोई मैं क्रिमिनल हूँ, या फिर मेरी वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, या फिर मैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कुछ भी हूँ, तो मेरे ऊपर सुन सकते हैं। ओके, क्या कोई भी चाहे सुन सकेगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इनको ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, होम सेक्रेटरी के जितनी, या फिर उनके जिस लेवल का कोई ऑफिसर हो, कोई जॉइंट सेक्रेटरी हो, तो वो डिसाइड करेंगे कि भाई किस केसेस में ये हो सकता है और कौन करेगा। ठीक है, और ये सब कौन बनता है, ये होम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब कौन बनेंगे? ये बनेंगे आईएएस। ठीक है, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो ही, बुरा काम करते हैं तो ये भी होगा, वो चला जाएगा। तो ये डिसाइड करेंगे कि भाई किसको करना। इनके लिए इनकी खास एजेंसी बनाई जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कायदे से एक हेड्स भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कि रिमोट एरिया और ऑपरेशनल नीड्स को देखेंगे। ठीक है, और ये जो हेड्स है ना, वो हो सकता है वो आईएएस हो। ठीक है, मतलब यूजुअल लेवल पे नीचे रखे गए हों। ये तो जो आईएएस ऐसे हैं जो प्रमोट हुए हैं, जो नॉर्मल लेवल पे होंगे वो भी हो सकते हैं। ओके, कितने टाइम तक आप किसी के फोन को टैप कर सकते हो? तो एक बार अगर ऑर्डर निकलता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको अप्रूव कर दे देती है, तो 60 डेज तक आप किसी का भी फोन टैप रख सकते हो, जो कि एक्सटेंड होता है 180 डेज तक। आप सोचिए, मतलब अगर आप फंस गए हो ना कहीं पे, तो ऑलमोस्ट आपका आधा साल फोन टैप हो सकता है। और इवन ना, आई वुड से जो ऑफिसर्स होते हैं ना, कई बार उनका ऐसे ही फोन टैप होता है उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, ये कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना, बट जो ऐसे ऑफिसर होंगे उनका ही होगा, अच्छे ऑफिसर का डेफिनेटली नहीं होगा। फिर ऑब्लिगेशन क्या क्या है भाई, कि आप जो भी इंटरसेप्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको 2 ऑफिसर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। सेफगार्ड क्या-क्या रखने हैं, तो भाई इनको ऊपर देखने के लिए एक सेंट्रल रिव्यू कमेटी होगी और स्टेट रिव्यू कमेटी की भी होगी, कि भाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई अथॉरिटी है सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के वो मैसेजेस सुनने के लिए या फिर देखने के लिए ये टैप करके रखा हुआ है फ़ोन, तो ऐसा ना हो, वो सब भी देखना है। ठीक है? फिर इंटरसेप्शंस रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे आपको, मतलब आपने किन-किन का डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है और क्या-क्या रिकॉर्ड है, वो भी आपको 6 महीने तक रखना है। और अगर फिर चाहो तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है? कंसर्न्स क्या-क्या है इसमें? तो सबसे पहला तो है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी हमें 2017 में केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट में बताया हुआ है कि भई मेरी राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और मुझे इधर पता नहीं और मेरा फ़ोन कोई ऐसे ही टैप करके मेरी बातें सुन रहा है, मैं कोई प्राइवेट बात कर रहा हूँ, मेरी सब बातें सुनी जा रही है, तो क्या ही मेरी प्राइवेसी रही, ठीक है? इवन ना गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगता है कि इज़राइल बेस्ड एक कंपनी थी, उन्होंने बनाया था सॉफ्टवेयर पेगासस, ठीक है? या फिर पेगासस। और ये पेगासस क्या था, तो आईफ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो उन सबको वो हैक कर सकता है। मतलब उधर जो भी बातचीत हो रही है ना, वो उसको सुनेगा भी सही,
आपके व्हाट्सएप की चैट भी देखेगा, सब कुछ देख सकता है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था पूरे वर्ल्ड में जो इसके थ्रू हैक ना हो रहा हो। और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप है कि हाँ भाई, इंडिया ने भी इस पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था। किनके लिए? तो जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, उनके ऊपर यूज़ किया था। फिर जो पॉलिटिशियन होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के, उनके ऊपर यूज़ किया। फिर जो ऑफिसर्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स, उनके ऊपर भी यूज़ किया था। हालाँकि जब ये पता चला, अब ये भी कैसे पता चला था? किसी ने ना व्हिसल ब्लो कर दी थी, तब पता चला था कि ऐसा चीज़ें हो रही है। इंडिया के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप ना इसको यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? अपना एथिक्स का जो पेपर होता है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि भई वी शुड हैव अ करेज और फॉर्टिट्यूड टू व्हिसल ब्लो एज़ एग्ज़ाम्पल पेगासस सॉफ्टवेयर। मेरा मुझे नाम नहीं पता है किसने किया था, वरना मैं आपको नाम भी बताता किसने किया था। छोड़िए चलो। तो सबसे पहला राइट टू प्राइवेसी आपको समझ में आ गया। फिर भई डिस्क्रिशनरी पावर, ये बहुत ही बढ़ा दी है सारे के सारे एग्ज़ीक्यूटिव की कि जब चाहे भई किसी को भी पकड़ लो। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि जुडिशरी इसको देख रही है कि भई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और एट लास्ट एक्सेप्शन है टेस्टिंग इंटरसेप्शन सिस्टम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई किन के ग्राउंड पे चेक हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है। तो भाई सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस सिक्योरिटी, फ्रेंड रिलेशनशिप, फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑलमोस्ट किसी से भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, ओके। जुडिशरी ने क्या क्या बोला है इनके ऊपर? तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ने बोला था कि पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट और सेफ्टी के कोई बात है तो आप सर्वेलेंस कर सकते हो। और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर पब्लिक सेफ्टी की बात आती है तो ही आप इसका यूज करना। ठीक है, आपको लगे कि भाई पब्लिक की जो फ्रीडम है वो डेंजर में है या फिर पब्लिक खुद डेंजर में है, तब जाकर आप इसका यूज करना, बाकी आपको इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज होगी तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हाइड्रोपार हो गया, ऊपर का भी हो गया है, यस नीचे वाली न्यूज है। मैं ना थोड़ा सा मेरा बोलने का स्पेस थोड़ा स्लो है, तो आपको अगर मेरा बोलना स्लो लग रहा हो ना, तो उसको 1.25 पे प्ले किया कीजिए। ठीक है, इवन मुझे कई बार तो ऐसा ही लगता है कि मेरी वीडियो इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बता दीजिए। फिर भाई आरबीआई ने एक कमिटी सेटअप की है जो कि एआई को फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखेगी और बोलेगी कि भाई कैसे इसका हम एथिकल यूज कर सकते हैं। एथिक्स के पेपर में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो डू रिमेम्बर। ओके, इसमें भाई क्या बोला है? फ्री एआई मतलब कि फ्रेमवर्क फॉर रिस्पांसिबल एथिकल एनेबलमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 8 मेंबर की ये कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। यार पता नहीं मेरा पेन क्यों नहीं यार ठीक से चल रहा है। ये मैं रब कर रहा हूँ, देखिए कैसे चल रहा है। डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। छोड़ो चलो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं कि अपना जो ये कमिटी है उसने क्या-क्या भी बात की है कि भाई एआई कैसे हेल्प कर सकता है या फिर क्या-क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए, एआई सब कुछ कर सकता है ना, तो फाइनेंस के अंदर भी बहुत कुछ कर पाएगा। ये हमने वैसे एक बार देखा हुआ है, बट फिर से देख रहे हैं कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। आप सोचिए कि आपने कोई फाइल दी लोन लेने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कितना एक-एक चीज़ चेक किया, फिर बोला आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वो जो भी हो। ज कितना देर लगेगा, और वही चीज़ एआई को दे दी तो विदिन अ फ्यू सेकंड्स वो आपको तुरंत बता देगा। तो भाई एप्लीकेशंस फास्ट हो सकते हैं जो बैंक के हैं, जैसे कि बैंक का लोन एप्लीकेशन। फिर डिसीजन मेकिंग तेज हो सकती है, जैसे कि हमने पहले भी ये देखा था एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, कि जो बड़ी-बड़ी फर्म्स होती है उनके पास एल्गोरिदम ये सेट होती है कि हाँ भाई ये जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये इतना ऊपर जा सकता है, मतलब गेस करते हैं बाय यूजिंग एआई। उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम को पकड़ना और उसके ऊपर से ट्रेड करना। तो ये भी फाइनेंस का पार्ट है ना, ट्रेडिंग करना शेयर मार्केट के अंदर, तो वो कर सकते हैं। फिर भाई कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। आप सोचिए अभी मुझे कुछ इश्यू आ गया बैंक के अंदर और मैं फ़ोन करता हूँ तो क्या आएगा कि माफ़ कीजिए, कोई भी कस्टमर सर्विस अधिकारी अभी अवेलेबल नहीं है। बल्कि अगर कोई एआई है तो हमेशा रेडी रहेगा 24/7, आप कभी भी कॉल कीजिए, फ्री ही पड़ा है वो तो। और फिर एट लास्ट हम रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं कि भई जो फ्रॉड बढ़ते हैं अभी के लिए, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं। इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो? अगेन एआई के बेस के थ्रू। एआई को पता होगा कि ये नंबर ऑलरेडी मैंने 2-3 बार देखा हुआ है, मतलब अलग-अलग वर्ल्ड स्फीयर में, और ये स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बता देगा, अलर्ट कर देगा। जैसे अभी ये एयरटेल वाले की है ना, आपने अगर ऐड देखी हो कि वो अलर्ट कर देते हैं कि भई ये कॉल फ्रॉड हो सकता है। ओके, कंसर्न्स क्या-क्या है भई? एआई किसके ऊपर काम करता है? जो आपने उसको सिखाया है और वो फिर खुद उनको एम्प्लीफाई करेगा, खुद उससे सीखेगा।
अगर पर्सन ही बायस्ड है तो पॉसिबल है कि एआई जो बनेगा वो भी बायस्ड होगा। मतलब समझ लीजिए, आप बैंक में लोन देने लेने जाते हो तो सबसे पहले लोन किसको मिलेगा? जो पैसे वाला है उसको मिलेगा या गरीब है उसको मिलेगा? पैसे वाले को मिलेगा, राइट? और एआई को अगर ये चीज आ जाती है तो उसमें बायसनेस आ जाएगी कि जो भाई पैसा वाला है ना उसको लोन जल्दी देना है और जो गरीब है उसको जल्दी नहीं देना है। और ये तो एआई है, वो तो वैसे ही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, मशीन है। तो बायसनेस आ जाएगा और ऊपर से एम्पलीफाई होगा और बढ़ेगा। फिर भी डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की भी बात है, डेफिनेटली। अगर इंटरनेट के थ्रू आप सब कुछ काम कर रहे हो, आपका डेटा हमेशा रिस्क में रहेगा ही रहेगा। और एट लास्ट साइबर अटैक्स हो सकते हैं आपके ऊपर। और जो एआई का रिस्पॉन्स होता है ना वो भी इनकंसिस्टेंट होता है। आप उसको ना आज कोई एक क्वेश्चन पूछिए, कल वही का वही क्वेश्चन पूछना, तीसरी बार वही का वही। पॉसिबल होगा कि आज उसका कोई एक आंसर है, कल उसका कोई एक आंसर होगा। मैं तो वैसे एआई से क्वेश्चन पूछता हूँ, बट पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इतनी फेक इन्फॉर्मेशन देख रहा है कि आपको खुद लगता है कि अरे भाई ये क्या बता दिया। इसलिए अगर आप एआई का यूज कर रहे हो ना पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है? यूजुअली सही होता है, बट फिर भी ओके। एट लास्ट बड़ी हमारी न्यूज है कि भाई रिपोर्ट आई है आरबीआई की, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये ना मार्क कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, क्योंकि बैंक से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर फाइनेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले जो रिपोर्ट रिलीज हुई है किस एक्ट के थ्रू हुई है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू हुई है। इसने क्या क्या बोला है? तो सबसे पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट है और प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ी है। 6 कंसेक्यूटिव ईयर में 6 साल से बढ़ रही है। फिर एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो उनका एनपीए होता है, मैंने कल परसों भी बताया एनपीए मतलब क्या। अगर बैंक आपको लोन देती है तो वो उसका एसेट है, ठीक है? और आप अगर उस लोन को नहीं चुकाते हो तो वो एसेट क्या हो जाएगा? परफॉर्म नहीं करेगा, नॉन परफॉर्मिंग। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बैंक के लिए बुरे हैं, राइट? क्योंकि उनका एसेट काम नहीं कर रहा है। तो सेम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? तो जो बैंक के एनपीए होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के, वो लगातार गिरे हैं और अभी के लिए 13 साल में सबसे कम 2.5 पे आ चुके हैं। फिर बैंक्स के पास सीआरएआर बहुत ही स्ट्रांग पड़ा हुआ है। सीआरएआर मतलब कि बैंक के पास, समझ लीजिए जैसे हमने एनपीए की बात की ना, बैंक ने बहुत सारी लोन्स दी हुई है, पर उनको लगता है कि यार ये बंदा है ना, मुझे डाउट है इस पे कि ये नहीं चुकाएगा, मुझे उस पे लग रहा है रिस्क, ठीक है? रिस्क लग रहा है, हो सकता है कि कहीं मुझे लग रहा हो कि यार ये शायद आधी लोन ना चुकाए, या फिर लग रहा हो ये 10% नहीं चुका पाएगा, या लग रहा हो कि ये तो यार चुका ही नहीं पाएगा, अभी पूरा मुझे डाउट है। तो इस रिस्क वेटेड एसेट के अकॉर्डिंग हम एक हिस्सा अपना साइड में रखते हैं। मतलब टोटल अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं और उन्हें लगता है कितना हिस्सा मेरा रिस्क में पड़ा हुआ है, समझ लीजिए 50 रुपए रिस्क में पड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस 50 का कोई जो भी हिस्सा होगा ना वो मैं साइड में रख दूंगा कि भाई इतना साइड में रख देते हैं, ताकि इन शॉर्ट अगर ये सच्ची में अगर पैसा ना देना तो मेरे पास कुछ बैकअप में पड़ा हुआ, मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई है जिससे मेरी बैंक पूरी की पूरी टूट ना जाए। तो जो बेसल नॉर्म है ना, बेसल जगह है और वहाँ पे सारी की सारी बैंक्स मिली थी दुनिया की, और उन्होंने तय किया था कि जो CRAR है ना वो 8% जितना होना चाहिए। ये जो CRAR है ना इसको हम CAR भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो और CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दोनों सेम टू सेम है, अलग अलग नाम है बस। तो जो बेसल में मीटिंग हुई थी, बेसल 3 की मीटिंग, वहां पे इन लोगों ने क्या बोला, सारी बैंक्स ने मिलकर, कि भाई 8% जितना CRAR रखना चाहिए। आरबीआई ने क्या बोला कि उसने 8 बोला है ना, हम 9 रखेंगे। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली अभी है कितना? तो 16% है। देन इट इज फैंटास्टिक कि आपका जो भी रिस्क होगा ना वो बुरा जाएगा ही नहीं, क्योंकि 16% जितना अपने साइड में रख के रखा है। तो आप याद रखोगे, ठीक है, कि बेसल नॉर्म ने जो हमें बोला हुआ है ना CAR का, उससे हम ज्यादा रख के बैठे हैं। और वो समझ भी गए, ठीक है ना, कि जितना रिस्क है आपका एसेट के ऊपर उतना ही पैसा आप साइड में अगर रखते हो उसका मतलब है CR, ठीक है? ओके। फिर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें भी हमें भाई स्टेट थर्ड ईयर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है? फिर एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उन्होंने पहली बार तो नहीं, सॉरी, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है, और साथ ही साथ उनका भी जो एनपी है वो गिरा है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस और ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुए हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल इंक्लूजन
9 सॉरी 2025 टू 30, ये दोनों पॉइंट बकवास है, इग्नोर कीजिए। इन छोटे नीचे वाला तो क्या बोलता है कि हमारी स्ट्रेटेजी है कि कोई भी शख्स इंडिया के अंदर बाहर नहीं रह जाना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, ठीक है। बट फिर भी ये रिपोर्ट ने कंसर्न्स रेज की है कि भाई जो बैंकिंग फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं ना उसको कुछ कीजिए। कि जो 2024 है उसके अप्रैल सितंबर के टाइम में ही 21,000 करोड़ जितने फ्रॉड हो चुके हैं। अब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 21,000 करोड़ की बात चल रही है, ठीक है। इट इज ह्यूज। ओके, अभी ना इसके बेस से ही आप सबको क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था ना कि एआई का भाई क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये वो। यहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2023 में पूछ लिया है कि जो एआई है वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो यही आपको लिखना है, ठीक है। और एट लास्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट दूसरा भी डायमेंशन यहाँ पे है कि भाई ये कैसे इंडिविजुअल की प्राइवेसी को हैम्पर कर सकता है, थ्रेट करता है, ये सब भी आपको लिखना है। इजी क्वेश्चन है एकदम ही, थोड़ा बस आपको सोचना है और लिख देना है। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है यार, माफ करना, बट फिर भी चलिए। सबसे पहला है आर्सेनिक कंटामिनेशन। तो आर्सेनिक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, ये हमें देखने को मिल रहा है बिहार के एरियाज में जो राइस होता है, राइस और व्हीट वहां पे। ओके, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने, मुझे साल तो याद नहीं है, मैंने यही क्वेश्चन डाला हुआ है। आर्सेनिक वाला पूछा गया है कि हाँ भैया हमें आर्सेनिक देखने को मिलता है, कंटामिनेशन। इससे क्या क्या हो सकता है अगर ये हमें देख मिल रहा है खाने पीने में, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी स्किन केराटाइजेशन हो सकती है, केराटिनाइजेशन, फिर एर्सिनिकोसिस हो सकता है आपको, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, हाइपर केराटोसिस हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी है, यूजुअली स्किन की बीमारी है। ये देखो, ये है ना, ऐसे हाथ हो सकते हैं, ये आर्सेनिक की वजह से है। आर्सेनिक कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है और टॉक्सिक होता है डेफिनेटली। आर्सेनिक के साथ साथ और भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो फ्लोराइड्स देखने को मिलते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र के एरिया में जो पानी आता है उसमें। फिर कोई कोई जगह पे हमें यूरेनियम का कंटेमिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सब आपको वैसे भी पता है और ये सब नॉर्मल बात है। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई आर्सेनिक क्या ऐसा कुछ करता है, तो यस करता है। फिर भी पनामा कैनाल हमने खुद बात की हुई है बहुत बार। तो जो नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, जो ये पतली सी जो स्ट्रिप है, उसी के बीच में हमारी पड़ती है पनामा कैनाल। इन शॉर्ट ये कैनाल में ना बीच में तालाब वाला भी है, वो सब इग्नोर कीजिए। बस ना पानी का रास्ता है कि जिसको यूज करते हुए एक बोट पूरा का पूरा ये क्रॉस कर लेती है। अभी सोचिए पनामा कैनाल ना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा घूम के आना पड़ेगा और यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है। न्यूज में क्यों था, तो भाई पनामा कैनाल पे डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम भाई इम्पोज कर देंगे अपना कंट्रोल, ये वो बकवास है, ठीक है, इग्नोर कीजिए जो भी न्यूज में हो। तो देखो ये 82 किलोमीटर की भाई स्ट्रेच है जो कि कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। ये कैनाल के यहाँ पे एक लेक भी देखने को हमें मिलती है, तो गातून लेक, ये लेक वैसे याद रख लेना अगर रहती है तो, क्योंकि न्यूज में बार बार चल रहा है पनामा, तो जरूरी है। ओके, फिर देख लीजिए ये रास्ता भी हमें छोटा मोटा कर दिया। ओके, ये ना एक बार मैं इंसिस्ट करूंगा, आप एक बार देख लेना ये वीडियो, हाउ पनामा कैनाल्स वर्क्स। ये पनामा कैनाल ना एक टाइम पे एक ही शिप निकल सकती है, वो भी स्टेजेस में निकलेगी। ऐसे है, देखो ऐसे पानी का लेवल होता है, यहाँ पे आपकी शिप पड़ी हुई है, फिर जो दूसरा पानी का लेवल है ना वो ऐसे सीढ़ियों की तरह है, उसके ऊपर का ऐसे सीढ़ियों की तरह है, और फिर ऐसे नीचे उतरती जाती है। इन शॉर्ट ये क्या करते हैं पता है, ये जो यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे शिप पड़ी हुई है, फिर इसके पानी को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और इस लेवल तक पहुंचा देंगे। यहाँ से जब आ जाएगा तब शिप यहाँ से ऐसे आगे बढ़ के आगे पहुंच जाएगी। फिर क्या करेंगे, अगेन इस पानी को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे पहुंचा देंगे। फिर यहाँ पे पहुंची, फिर कम करते जाएंगे पानी को, इस पानी को कम कम करके यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो बस इसी के थ्रू चलता है, क्योंकि कायदे से आप सीढ़ियाँ उधर क्यों बनाई हुई है आप बोलोगे, तो वहाँ का जो टेरेन है ना वो बहुत ही खराब है, तो सीढ़ियाँ बनाना ज़रूरी पड़ा था। जैसे बकवास नॉलेज मैंने आपको दे दिया, कुछ काम का नहीं आएगा, बट यस आपको समझ आएगा कि भई ये क्यों ज़रूरी है पनामा कैनाल, कि ऐसा सीढ़ियों वाला भी है फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरा ऐसा बन ही नहीं सकता है। बनाने जाओगे, बनाते-बनाते ही आपको 10-15 साल लग जाएँगे और करोड़ों का खर्चा हो जाएगा वो अलग। इसलिए हम ऐसा भी यूज़ करते हैं, चला लेते हैं। चलिए, फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। देखो नाम को तोड़ दीजिए। सबसे पहले लेजिस्लेशन क्या होता है? तो कोई भी लॉ बनाने को हम लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है? लॉ कौन बनाता है? तो लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, ओके। अब इसमें है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई ऊपर की पोजीशन है, उसके नीचे वाले जो होते हैं उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है।
मतलब कि इट इज लेजिस्लेशन मेड बाय ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो ओरिजिनल लेजिस्लेचर हैं वो तो लॉ नहीं बनाते हैं, कोई रूल नहीं बनाते, बट वो किसी को पावर दे देते हैं कि भाई यार आप रूल बना लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, तो उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसका दूसरा भी नाम है डेलीगेट लेजिस्लेशन। ठीक है, डेलीगेट लेजिस्लेशन। ठीक है, डेलीगेट लेजिस्लेशन। ओके, तो समझ गए आप, मेड विद इन द फ्रेमवर्क पावर, सो डेलीगेट द लेजिस्लेचर इज मेड देयरफॉर नोन एज डेलीगेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे लिखा ही हुआ था, मैं क्या बोला यार। ओके, आगे देखते हैं, ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो बस कुछ भी नहीं है, देखो जैसा उसका नाम है वैसा ही काम है। ये एंटीबायोटिक को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने की बात करता है। इसमें ये पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर, एनजीओ सबको जोड़ लेता है। इसका मेन जो पर्पस था वो क्या था, तो WHO ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल मतलब कि जो माइक्रोब्स है वो एंटी हो जाते हैं, कि उनके ऊपर दवाई की असर नहीं होगी। दैट्स इट, इट्स कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। कि वो जो बैक्टीरिया है, वायरसेस, आप इतना वो पावरफुल हो गए ना आपकी बॉडी में जाते हुए कि आप अभी उनको मारने के लिए दवा खाओ, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर ने आपको बोला हो तो 10 दिन के लिए दवा लो, और आप 5 दिन में ठीक हो गए और फिर दवा लेना बंद कर देते हो ना, तो पॉसिबल है कि आपको AMR हो जाएगा। बस इन शॉर्ट इसी को ये बॉडी देखती है, और कुछ ये सब आपको याद रखने का कुछ जरूरत नहीं है, हटाइए। चलिए, फिर है जिज्ञासा प्रोग्राम। तो CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने कोलाबोरेशन किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ, और ये लॉन्च किया है। इन शॉर्ट इसका काम क्या है, तो इनहेंस करना क्लासरूम के लर्निंग को। ओके, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है। इसमें योग लेबोरेटरीज प्रोवाइड करेंगे, रिसर्च के कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। फिर है यहाँ पे विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये हमने कल भी देख लिया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके बर्थडे 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसी के थ्रू हमने जो पंचायत लेवल है वहां पे इंट्रोड्यूस किया था विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। इनका मेन काम क्या है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस को डेवलप करना, और इट इज पार्ट ऑफ प्रशासन गांव की और कैंपेन। ओके, मेन क्या रहेगा, मेन पंचायती राज की कैपेसिटी को डेवलप करना है, दैट्स इट। ओके, और क्यों करना है, तो गवर्नेंस इफेक्टिव रहे, अच्छी रहे, इसके लिए करना है। यार पेन को मेरी क्या हो गया यार, बकवास। चलो आगे चलते हैं, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है ये रेनफेड एरिया की बात चल रही है। तो रेनफेड एरिया अथॉरिटी ने रिसेंटली बताया है कि इंडिया का 51% जितना एरिया है वो नेट शोन एरिया है, कि यहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, शोन कर रहे हैं। और इसमें से जो 40% है वही मतलब इसी एरिया से जो 40% जितना फूड प्रोडक्शन हमारा आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कंट्री का 51% जितना रेनफेड एरिया है जो कि शोन हो रहा है, वो कंट्री का पार्ट है 51% जितना, और इस यही 40% जितना प्रोडक्शन हमारा करता है। ओके, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसको 2006 में बनाया गया था। इसका मेन बोर्ड काम क्या था, तो ड्राई लैंड को और रेनफेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड काम काज करना, दैट्स इट। ओके, फिर हमारी न्यूज़ है वीर बाल दिवस। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम बात कर लेते हैं। देखो आपने गुरु गोविंद सिंह का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, थोड़ी सी कहानी है, सुन लेना। उनकी ना लड़ाई हो गई थी वजीर खान के साथ। जो सिरहिंद थी ना जगह, सिरहिंद अभी भी है, सिरहिंद जगह के भाई वजीर थे, गवर्नर थे वजीर खान। और वजीर खान वॉज अनएथिकल पर्सन। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 4 में से जो बड़े बेटे थे उनको वजीर खान ने पहले ही मार दिया वॉर के दौरान। और जो छोटे बेटे थे, छोटे ना मुझे ना शायद जब तक याद है ना, तो 13 साल और 7 साल जितनी एज थी, इनको जो वजीर खान थे उन्होंने बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे इन दोनों बच्चों से कि भैया आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। आप सोचिए उस वक्त पे ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई ये कभी भी नहीं हो पाएगा, आप चाहे तो हमें जिंदा चुनवा दीजिए दीवार के अंदर। और कोशिश भी की गई जिंदा चुनवाने की, बट दीवार चुनी नहीं जा पा रही थी। फिर उन्होंने इनको बीहेडेड कर दिया था। हालांकि फिर लड़ाई और काफी बढ़ जाती है, फिर इनका बदला भी लिया जाता है। जो बंदा बहादुर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो इनका बदला लेने जाते हैं और वजीर खान को नस्ते नाबूद कर देते हैं कायदे से।
कहानी आपको नहीं पता है ना, तो थोड़ा-सा मैं तो बोलूँगा छोटा-मोटा वीडियो कोई देख लीजिए 5-10 मिनट का, अच्छा लगेगा वो आपको कहानी। फिर इनके ना ये तो आप समझ गए ना? हाँ, पहले मैं न्यूज़ ही बता देता हूँ यार, सॉरी माफ़ करना, कि जो एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर को, क्योंकि 26 दिसंबर को ही इन्हें मारा गया था, बीहेडेड किया गया था, साहिबज़ादे ज़ोरावर सिंह को और साहिबज़ादे फ़तेह सिंह को। ये दोनों गुरु गोबिंद सिंह जो 10th सिख गुरु हैं, उनके बेटे थे। ये कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1705 के थ्रू हुआ था। और इन्हीं के दिन के दौरान प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके जो करेज था इनके अंदर, जो बहादुरी थी, इनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इन्हीं के दौरान जो दूसरे भी बच्चे हैं जो करेजियस है, उनको भी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं बाय गिविंग देम बाल पुरस्कार। ओके, कम टू द पॉइंट, जो हम कहानी की बात कर रहे थे। तो जब ज़ोरावर सिंह और फ़तेह सिंह को मार दिया जाता है, तो बंदा बहादुर कायदे से बदला लेने जाते हैं और जो वज़ीर खान होते हैं, उन्हें खत्म भी कर देते हैं पूरे के पूरे। और फिर जब इन्हों बीहेडेड किया जाता है, मतलब इनको जब मार दिया था ना, तो इनके लिए ज़मीन कोई नहीं दे रहा था। मतलब वज़ीर खान ने बोला था कि इनको अगर कोई भी ज़मीन देनी है ना, कि इनको अगर लेटाया भी जाए, तो कायदे से सोना रख के मुझे दो उस ज़मीन के ऊपर, तब वो जाके मैं ज़मीन दूँगा। तब जो टोडरमल थे, टोडरमल, उनकी वो कोर्ट में थे वज़ीर खान की, उन्होंने पूरा का पूरा सोने के बिस्किट्स दिए थे कि ये लो इतने बिस्किट्स, पर इनके लिए ज़मीन दे दो। तो वज़ीर खान उल्टा-पुल्टा बोलता है कि भई ये सोने के बिस्कुट ना आप ऐसे खड़ा रखो, उतना मुझे सोना चाहिए। तो बंदे ने टोडरमल में उतना भी सोना दे दिया था कि भई ये लो, पर इन बच्चे के लिए हमें ज़मीन ज़रूर चाहिए। तो भाई काफ़ी फैंटास्टिक स्टोरीज़ होती है। कभी फ्री हो तो आप जाना कीजिए, अच्छा लगता है। और अभी के बच्चे तो ये 13 और 7 साल में इस्लाम कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, और अभी के बच्चे हमारे शॉर्ट्स में से कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इतना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग। ओके, छोड़िए। एट लास्ट है कि ग्रीनलैंड की बात की गई है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? तो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। रिसेंटली ट्रम्प ने बोला था कि यार हमें ये ग्रीनलैंड दे दो, दे दो। सालों से ये लोग बोल रहे हैं, 20-30 साल से, उन्हें सालों से ग्रीनलैंड चाहिए, बट डेनमार्क देने को तैयार नहीं है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, और जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, सॉरी, जो आइस शीट्स होती हैं, तो आफ्टर एंटार्क्टिका सबसे बड़ी आइस शीट कौन-सी है? तो ये ग्रीनलैंड है। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। जब समर होता है ना, तो वहाँ पे 24 आवर्स सनलाइट रहती है। अभी देखो, मैं कायदे से बता सकता था, बट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आंसर ज़रूर लिख लेना, क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। इतना सुनने का शुक्रिया। जय हिंद।